हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हम करवाते हैं आपकी परीक्षाओं की तैयारी और परोसा जाता है आपको क्वालिटी कंटेंट नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आ गया हूं एक और सैंपल पेपर जिसमें हम रसायन विज्ञान कक्षा 10वीं की आज करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो हमारा सैंपल पेपर है उसमें बेसिकली हम कौन से क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो भाई सीरियस सी बात यह है कि आपको जो है ये सामान्य निर्देश अभी तक तो क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्योंकि इसके पहले हम 4 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। जितने सैंपल पेपर्स लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से हमारी जो तैयारी है वो हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो देख लो, खंड अ है, खंड ब है और खंड स है। खंड अ जो है उसमें कितने होंगे भाई? 7 प्रश्न होंगे। ब में कितने होंगे? तो 6 होंगे। और स में कितने होंगे? तो सिर्फ 2 होंगे। तो कुल मिलाकर हमें करने हैं 15 सवाल, ठीक है, और 40 अंक। 15 सवाल करने हैं, 40 अंक करने हैं और समय जो है हमारे पास वो कितना है? तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि 120 मिनट आपके पास टाइम है। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है जिसमें से मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है उसका 10 मार्क्स। कितने भाई? 10 मार्क्स। मतलब ये कि आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है, वो है बाकी की 30 मार्क्स 40 में से, और केमिस्ट्री का हम टारगेट करने वाले हैं 10 मार्क्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है खंड अ से वो क्या पूछा गया है केमिस्ट्री में। बात हो रही है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। इसमें कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जिसका परमाणु भार कम होगा उसको पहले रखा जाएगा, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उस तत्व को बाद में रखा जाएगा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? व्यवस्थित किया गया था। तथा कोबाल्ट का परमाणु भार कितना है भाई? तो कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.93 AMU। एंड व्हाट इज AMU? दिस इज बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट। क्या है AMU? एटॉमिक मास यूनिट। और इसी तरीके से आपके जो Ni है, निकेल है, इसका परमाणु भार कितना है? तो यह है आपका 58.71 AMU। तो अब सीधी सी बात यह है कि आपका जो कोबाल्ट है इसका परमाणु भार कैसा है स्टूडेंट्स? तो बेटा ये है आपका ज्यादा और ये कैसा है? तो ये है कम। अब बढ़ते हैं सवाल आगे, ठीक है। अब बोला गया है कि कोबाल्ट का परमाणु भार जो है वो ज्यादा है, निकेल का परमाणु भार जो कम है, फिर उसको पहले क्यों रखा गया है? तो देखिए, ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी एक विसंगति थी। पहले तो मेंडलीव ने ये कहा कि जिसका परमाणु भार कैसा होगा, परमाणु क्रमांक नहीं, क्रमांक है मोस्टले वाले आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसका परमाणु भार कम होगा उसको हम पहले रखेंगे, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसको हम बाद में रखेंगे। बात समझ में आ रही? पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपवाद जो होते हैं वो सभी जगह पर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोबाल्ट है अब उसको पहले रख दिया गया और Ni जो है उसको बाद में रख दिया गया। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखो ये दोनों ही जो है वो कैसी है? धातुएं हैं। धातु, ये गलत लिख दिया क्या? हाँ, दोनों ही जो हैं स्टूडेंट्स वो कैसी हैं? आपकी धातुएं हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि इनके जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। तो उत्तर वही है कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ क्या किया गया है? समूहित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रकार की विसंगति थी, पर मेंडलीव ने ये सोचा कि क्योंकि दोनों तत्वों का आपके जो समान गुणधर्म है, दोनों ही धातुएं हैं, दोनों ही ऊष्मा और विद्युत की अच्छी क्या है भाई? चालक है, तो दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं। पर एक गलती हो गई कि पहले उन्होंने कोबाल्ट को रख दिया और उसके बाद उन्होंने रखा फिर निकेल यानी कि Ni को। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। तो इस तरीके से ये होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका भाई जो खंड अ है ये होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड ब जो है ये होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और खंड स जो है वहां पर आपका होगा केस स्टडी क्वेश्चन, जिसकी आप काफी प्रैक्टिस करोगे तो वो बन जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो रसायन विज्ञान है वहां से केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी से जो है पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी आपके जो लास्ट वाला चैप्टर है इन्वायरमेंटल, आप साइंस कह सकते हो, वहां से कभी कभी वो पूछ लेते हैं आपके केस स्टडी क्वेश्चंस। तो नोट कर लो। बढ़ रहे हैं हम इसके आगे वाले सवाल में। देखो
अब क्या बात हो रही है भाई, खंड अ में इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक बात हो रही है, बढ़िया सवाल पूछा गया है कि एक तत्व जो है वो है एक्स, किस में आता है भाई, समूह 14 में आता है। ठीक है, तो समूह 14 की जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कार्बन परिवार की। किसकी बात करेंगे, आप याद करो, समूह 14 जो होता है वो होता है कार्बन परिवार, इसके नीचे सिलिकॉन, इसके नीचे सेलेनियम, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो समूह 14 में आपका एक तत्व है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। सवाल पैदा होता है कि यदि कोई चीज क्लोराइड है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज क्लोरीन के साथ बना रही है यौगिक, इसलिए हम क्लोराइड बोलेंगे। जैसे कोई चीज सिर्फ ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाती है, वी मस्ट कॉल इट ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ वाले को हम हाइड्राइड कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो कुछ इसी तरीके से क्या होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा और बंधन की प्रकृति क्या होगी। तो क्लोराइड के सूत्र को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा और इनमें से ये जो आपके 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 समूह 14 के जो तत्व हैं, इनका भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो एक तरफ क्लोरीन का लिखते हैं, तो भाई 17 हो गया, तो ये हो गया 2 8 7। क्या कहते हो, बात समझ में आ गई। कुछ इसी तरीके से जब आप बात करेंगे किसकी, आप बात कर लो कार्बन की, कितना हो गया 6 2 और 4। सिलिकॉन की बात कर ली जाए तो सिलिकॉन कितना हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। बात समझ में आ गई, 2 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर खेल शुरू हुआ, यहां पर खेल शुरू हुआ कि कौन कितने आबंध जो है उसका निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो अब एंट्री होती है स्टूडेंट्स अष्टक के नियम की, और अष्टक का नियम यह कहता है कि हर तत्व जो रहेगा वो अपनी अंतिम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहेगा, भले ही उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स को या तो त्यागना पड़े, या तो ग्रहण करना पड़े, या फिर करनी पड़े साझेदारी। बात समझ में आ गई। तो अब देखो, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने भाई, 7 हैं, मतलब एक आबंध बनाएगा। मतलब ये जो है, इस वाले भाग को यहां से हटा देते हैं, ये हटा दिया गया। तो ये एक 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 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब एक आबंध बनाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकता है, तो हम उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर, या तो कार्बन पे या सिलिकॉन पे। तो ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, साझेदारी होगी। साझेदारी साझेदारी, अब अच्छे से लिखेंगे, रुको। तो ये हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, साझेदारी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ स्टूडेंट्स, ओहो, मतलब 4 आबंध, क्योंकि ये कैसा बनेगा भाई, सहसंयोजक आबंध बनेगा। सबको पढ़ाया मैंने बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए, तो आबंध कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। क्लोरीन के कितने बनेंगे, 1 बनेगा। इनमें से किसी एक का भी कितना बनेगा, 4 आबंध बनेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब ये कि यदि इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि आपका जो x है, बात समझ में आ रही है, आपका जो x है वो कितने बनाएगा भाई, 4 आबंध बनाएगा। और आपका जो क्लोरीन है 1 आबंध बनाएगा। क्या कहते हो, क्लास 9 से कॉन्सेप्ट की होती है एंट्री, और ये हो जाएगा HCl4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा x 1 है, Cl4 है, तो ये हो जाएगा, आप याद करो, उल्टा ऐसा करके लिखते थे हम, तो ये हो जाएगा आपका HCl4। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है। और क्योंकि अब इसके पास जो है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने और दे नहीं सकता। क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इसलिए जो है ये बनाएगा आपके सहसंयोजक बंध। क्लियर हो गया। तो इतनी सी कहानी थी, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये बनाएगा स्टूडेंट सहसंयोजक आबंधन। क्लियर, चलो नोट करो, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। ठीक। अभी अगले सवाल में क्या पूछा गया है, कुछ बूंद हमने ली है H2SO4 की। ठीक है, पढ़ लो इसको बढ़िया से, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जानने पड़ेंगे कि जो कार्बनिक रसायन होते हैं उनके जो सामान्य सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस तो भाई पूछे जाएंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, आपका अल्कोहल होगा, ईथर हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये चीज सीख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यदि जल्दी से हम 2 मिनट में खत्म करते हैं। ध्यान से देखो, एक तरफ हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है भाई, अल्कोहल है, तो अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, एस्टर। हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब में हम कम से कम कार्बन जो है उसको ले। अब यदि कहीं पर अल्कोहल है तो उसमें आपका जो ग्रुप होगा वो कौन सा लगा होगा भाई, देखो तो उसमें लगा होगा OH। कहीं पर यदि कीटोन है तो उस तरीके से क्या होगा, C के साथ में वो लगा होगा। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो क्या होगा, COOH होगा। ऐसे ही ईथर में क्या होगा कि आपके जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन होंगे उनके बीच में फिट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। और जब बात करेंगे हम एस्टर की तो ये हो जाएगा आपका CH3COOR, और R मतलब क्या, तो एल्किल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपके पास कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो उसको हम ऐसे 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 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो उसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक बढ़िया वाली चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो कभी भी यदि अल्कोहल होगा तो ऑक्सीजन हमेशा एक आएगा, अल्कोहल यदि होगा स्टूडेंट्स तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, एक आएगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा, यदि आप अल्कोहल की बात करोगे तो जो सामान्य सूत्र बनेगा वो बनेगा CnH2n+2 और साथ में क्या रहेगा भाई, ऑक्सीजन रहेगा। ऑन द सेम वे हम सबके क्या बना सकते हैं, सामान्य सूत्र, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। बहुत डीप में नहीं जाएंगे बट टू द पॉइंट बात करेंगे और जल्दी जल्दी बना लेंगे सबके सूत्र। देखो इसका सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n+2n और ये यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन। इधर पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट CnH2n और यहां पर आ जाएगा O और कितना, O2 आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, पर याद रहे सब में n की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू नहीं होगी, किसी में 2 से शुरू होगी, किसी से 3 में शुरू होगी। बात समझ में आ रही है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होगा, अल्कोहल और ईथर। सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, अल्कोहल और ईथर। बाकी के जो हैं कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एस्टर, इनका जो फॉर्मूला है वो एकदम क्लियर है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमेशा O2 रहेगा, ईथर अल्कोहल का एक समान रहेगा, कीटोन जो है उसमें भी सिंगल ऑक्सीजन रहेगा और एस्टर जो है उसमें डबल ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये नोट करने के बाद अब जिस प्रकार के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां पर हमें मिलेगी बहुत सारी हेल्प। ठीक है, नोट किया जाए, हरी अप। कर लिया पक्का? तो इस तरीके से यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो अब आप बता सकते हो कि वो जो है वो किस प्रकार का क्या है भाई, किस प्रकार का आपका फंक्शनल ग्रुप है, किस प्रकार का आपका कार्बनिक यौगिक है। इसको नोट करो अपनी कॉपी में। मैं आपको लेकर चल रहा हूं क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, चलो वीडियो को रिज्यूम करो, नोट करो जल्दी से, हरी अब बहुत कम समय है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, अच्छा रिजल्ट लेकर आना है स्टूडेंट्स, है ना। चलो अब यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब क्या कहा जा रहा है कि कुछ बूंद H2SO4 की उपस्थिति में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कुछ भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मीथेनोइक एसिड हो सकता है, इथेनोइक अम्ल हो सकता है, प्रोपेनोइक अम्ल हो सकता है, ब्यूटेनोइक अम्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका तो इन्होंने सूत्र ही दे दिया। अब जब सूत्र दे दिया है और क्या दिया है स्टूडेंट, C2H4O2, तो क्या करना है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। हम सबको पता है कि बात हो रही है एसिटिक अम्ल की। जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, एसिटिक अम्ल की हो रही है, क्योंकि 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। और कैसे ऑक्सीजन, स्माइल करते हुए ऑक्सीजन। कहानी समझ में आ गई, पक्का पक्का। तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और क्या है भाई, तो और है आपका अल्कोहल। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, आपका प्रोपेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, मीथेनॉल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर एक यौगिक बना रहे हैं X। एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं X। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो अल्कोहल है वो क्षारीय KMnO4 के साथ
ऑक्सीकरण के बाद अम्लीकरण करने पर वही कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है जिसका उपयोग अभिक्रिया में हो रहा है। अब हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे जो इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर इस पूरे क्वेश्चन में कवि कहना क्या चाहते हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूं आपको कवि कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से देखो, क्या है भाई, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये वाला, और एक अल्कोहल है, कौन सा है हमको नहीं पता, बट हम पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, इसलिए हम यहां पर आए हैं आज। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये वाला और एक अल्कोहल है, कौन सा है हमें नहीं पता। इन दोनों की जब आपने अभिक्रिया कराई तो आपको क्या मिला, तो आपको एक यौगिक मिला X। बात समझ में आ रही है, तो एक काम करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम यहां पर लिख लेते हैं CH3COOH। इस जगह को हम खाली करते हैं और हम अभिक्रिया लिखते हैं और C बनाते हैं। तो पहली जो हमने अभिक्रिया लिखी स्टूडेंट्स, कौन सी लिखी, हमने लिखी CH3COOH। धन हमने क्या लिखा, हमने लिखा अल्कोहल, एल्कोहल या अल्कोहल कोई भी ले लो आप, एल्कोहल ले लो, चलो हिंदी में अल्कोहल चलता है। और हमें क्या मिला, तो हमें जो चीज मिली, हमें एक यौगिक मिला C। यहां पर पहली कहानी जो है इस क्वेश्चन की वो खत्म हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, यही अल्कोहल जो है वो क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण के बाद अम्लीकरण करने पर वही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। मतलब ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है वो यही वाला क्या बनाता है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कब, जब वो क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करता है। तो बात ये हो रही है कि यहां पर जो है ये वाले अल्कोहल से भी हम ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जब वो क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। बात समझ में आ गई। तो दूसरी जो अभिक्रिया होगी उसमें हमारा यही अल्कोहल होगा और ये अल्कोहल जो है वो क्या करेगा भाई, क्षारीय KMnO4 के साथ मिलेगा और निर्माण करेगा इसी वाले CH3COOH का। बात समझ में आ रही है, किसका निर्माण करेगा, CH3COOH का। तो अब क्या करना है, हमको बताना है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल था वो कौन सा था, वो तो हम बता ही चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा था हमारा, CH3COOH। दूसरा हमको ये बताना है कि जो अल्कोहल है वो क्या है, और तीसरा हमें बताना है कि ये जो हमारा कार्बनिक यौगिक C मिला है ये क्या चीज है, कार्बनिक यौगिक जो C मिला है ये कौन सी चीज है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे हम। अब ध्यान से देखिए, आपको यदि याद हो तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एसिटिक अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी जो हमने प्रिपरेशन की थी, इसको बनाने की विधि हमने देखा था। इसमें हमने देखा था स्टूडेंट्स कि यहां जो अल्कोहल था वो था CH3CH2OH। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं C2H5OH। आप याद करो, इस चैप्टर में हमें दो ही महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला जो है वो था आपका एथेनॉल, जिसको आप अल्कोहल कह सकते हो। दूसरा था आपका एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। तो इससे ही आपने ये बनाया था। तो अल्कोहल भी पता चल गया, अल्कोहल भी पता चल गया, C2H5OH। अब क्या करेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया देखेंगे जिसमें ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं भाई, C का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो पता चल गया, अल्कोहल जो है वो पता चल गया। अब बारी आती है आपके C की। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। आप एक काम करें, पहले यहां तक नोट करें, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो कंपाउंड यानी यौगिक C होगा वो क्या होगा। नोट कर लो, चलो ठीक कर लिया। चलो, ये दोनों चीजें हमको मिल गई। यहां वाली जो कहानी है वो आपको क्लियर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों की अभिक्रिया करा देंगे। अब इन दोनों की क्या करा देंगे भाई, तो अभिक्रिया करा देंगे। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए आप इसको इतना नोट कर लो। इसकी जो अभिक्रिया है वो ऑलरेडी हमारे पास है, वहीं से हम देख लेंगे। ठीक है, चलो। और जल जो है वो इसमें बाहर निकलेगा इस अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, और क्या मिलेगा, आपका जो X यौगिक है वो भी हमको मिल जाएगा। चलो ध्यान से देखो, ये देखो। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा था, ये हमने जब देख लिया था तो ये था हमारा CH3COOH। अल्कोहल कौन सा था, तो ये था हमारा C2H5OH। और
X जो है वो एथिल एथेनोएट है। अब ये कैसे बना होगा, तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दोनों को आपने जोड़ दिया और ध्यान से देखिए, यहाँ पर H2O जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो बाहर निकल रहा है। जो चीज हमें मिली, जिसको हमने कहा था X, वो है हमारा एथिल एथेनोएट। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एथिल एथेनोएट। क्लियर हो गया। इधर वाला जो भाग है वो एथिल है, इधर वाला जो भाग है वो आपका है एथेनोएट। तो इस तरीके से आपका भाग ए हो गया, भाग बी हो गया और भाग सी हो गया। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में रिएक्शन से ज्यादा ये जरूरी होता है स्टूडेंट्स कि उस सवाल को आपने किस तरीके से पढ़ा है। क्लियर, चलो नोट कर लो। बच्चों परेशान नहीं होना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करवा रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा सैंपल पेपर 5 है। इसके पहले हमने बहुत सारे, मतलब 4 सैंपल पेपर्स और बना दिए हैं। आप उनको भी देख लीजिए, इससे आपकी परीक्षा की बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब क्या बात हो रही है भाई, जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो एक गैस मुक्त होती है। गैस का नाम दीजिए तथा इसे संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब बात हो रही है एथेनॉल की। अब एथेनॉल क्या होता है, तो ये होता है आपका C2H5OH, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा किसके साथ, सोडियम के साथ में। तो हमें जो चीज मिल रही है वो हम क्या मिल रहा है भाई, सोडियम एसिटेट आयन मिल रहा है, और साथ में रिलीज हो रही है कौन सी गैस, तो आपकी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जलते समय पॉप ऐसे साउंड देती है। तो कौन सी गैस निकली, तो ये निकली आपकी हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई। तो कौन सी गैस निकली स्टूडेंट्स, तो ये निकली आपकी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है कहानी। चलो इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। बढ़िया सवाल था ये, है ना। देखो ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अब एंट्री होती है हम सबकी खंड ब में, जहां पर हमारा स्वागत कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हम करने जा रहे हैं हमारा पहला सवाल, जिसमें बात हो रही है एक तत्व है जिसके बारे में, इसका नाम है X, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है भाई, तो 17 है। तो परमाणु क्रमांक यदि किसी का 17 है तो बात हो रही है क्लोरीन की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। और क्लोरीन क्या है, तो एक प्रकार की जो है वो क्या है, अधातु है। और एक और तत्व है जिसको हम बोल रहे हैं Y, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। तो ये भी कुछ होगा, तो देख लेते हैं। ये होगा हमारा कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होगा हमारा इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इन दोनों तत्वों के बीच में। एक द्विसंयोजी हैलाइड बनाता है, ये जानकारी दी गई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बात हो रही है कि आपका जो एक X है और Y है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भाई, द्विसंयोजी हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड तो बनाएंगे क्योंकि आपका जो क्लोरीन है, जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, भाई ये एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रकार का हैलोजन है। और वो सारे यौगिक जो हैलोजन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, तो क्या बताया गया है, क्या पूछा गया भाई, आवर्त सारणी में X और Y जो है इसका स्थान कहां पर है। पहला जो सवाल पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी में जो X होगा और Y होगा ये कहां पर होगा। क्लियर है। देखिए, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें हम एकदम सटीक तरीके से स्थान नहीं बता सकते, पर कक्षा 11वीं में एक सिद्धांत होता है अबाउ का सिद्धांत। अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सब लोगों को ये लगता है कि जो अबाउ है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा नहीं है। अबाउ जो है वो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अच्छे तरीके से अरेंजमेंट। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसको हम अबाउ का सिद्धांत कहते हैं, उससे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर ही बता सकते हैं कि एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसकी सटीक जो जगह है आवर्त सारणी में कहां पर पाई जाती है। पर अब यहां कैसे करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे, तो उसकी भी एक ट्रिक है। यहां पर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसकी भी क्या है, एक ट्रिक है। परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखो, बताता हूं। देखना, आप मुझे एक बात बताओ, कितने कोश क्रमांक है यहां पर। कैल्शियम की जब आप बात करोगे तो कितने कोश हैं आपके पास, तो देखो ध्यान से देखो, कक्षाएं हैं 4 और अंत में कितना आया है भाई, 2 आया है। तो आपको यदि याद होगा स्टूडेंट्स, तो जब मैं बात करूंगा
यहां पर आपके एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक जो होगा इसमें आपको यदि याद होगा तो कुल कितने आवर्त होते हैं भाई? 7 आवर्त होते हैं। अब यहां पर होता है आपका हाइड्रोजन पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई कोश क्रमांक कितने हैं इसके पास कुल? तो इसके पास कुल कोश क्रमांक है आपके पास 4। मतलब ये कि आवर्त संख्या जो होगी वो होगी 4 और अंत में कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। तो आवर्त संख्या होगी चौथी और पहली नहीं दूसरी, क्योंकि अंत में कितना आ रहा है? दूसरी। तो ये हो गया आपका कैल्शियम। कुछ समझ में आया? ध्यान से देखो, कक्षाओं की जो संख्या है वही आवर्त नंबर है, कक्षाओं की संख्या 4 है, तो आवर्त संख्या भी कितनी है? तो स्टूडेंट्स वो भी कितनी है अपनी? 4 है। बात समझ में आ गई। और चौथे में कौन से स्थान पर? तो भाई दूसरे स्थान पर। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से कैल्शियम को आप रख सकते हो। सवाल पैदा होता है कि आप क्लोरीन के लिए क्या करें सर? क्लोरीन जो है इसको किस तरीके से हम यहां पर रखेंगे? तो ध्यान से देखो, पहले आप कैल्शियम वाला बना लो, पहला जो सवाल है उसको हम लगा रहे हैं, फिर हम जाते हैं क्लोरीन पर। ठीक है, चलो इस वाले को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि कैल्शियम वाली कहानी आपके समझ में आ चुकी है। कहीं और लिख देंगे इसको, उधर लिख देते हैं यार। ठीक है, घबराने वाली बात ही नहीं है। देखो एक्स पता चल गया। एक्स जो था वो क्या था हमारा? ध्यान से देखो, एक्स था हमारा क्लोरीन 17, इसको हमने लिखा था 2, 8 और 7। और y क्या था हमारा? तो भाई y था हमारा कैल्शियम जो कि था 20, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8, 8 और 2। बात समझ में आ गई। अब बात हो रही है क्लोरीन की, और क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 2, सॉरी 2, 8 और 7। अब क्या करेंगे? कहानी सिंपल है भाई, इसके पास कोश क्रमांक कितने हैं? 3। कुल कोशों की संख्या जो है वो है 3, मतलब आवर्त संख्या कितनी होगी? तीसरी 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 होगी। तो आवर्त संख्या कितनी होगी? तो आवर्त संख्या होगी आपकी 3। आवर्त संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो भाई 3 होगी, और आपकी 3 होगी, और कौन से आवर्त पे? तो ये आएगा आपके 7वें नंबर के आवर्त पे। बट कौन से में? 7वें नंबर के समूह में आएगा। बट किस में? आपका जो आवर्त संख्या 3 है उसमें। बनाते हैं, ध्यान से देखो। आपको यदि याद हो स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से हम यहां पर एस ब्लॉक बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम यहां पर एस ब्लॉक बनाते हैं। ये 6 हो गए और यहां पर आ गया आपका हाइड्रोजन। फिर हम क्या करते हैं? इसके बाद यहां से आपका डी ब्लॉक होता है। इसको मैं छोटा बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। और फिर यदि आपको याद होगा तो यहां पर होता है स्टूडेंट्स आपका पी ब्लॉक, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ जो है वो आपका होता है आपका हीलियम, जो कि आपके पहले आवर्त में आता है। यहां पर ध्यान से देखो, ये होता है आपका हीलियम। अब ये हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा। क्लियर? अब यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हो गए आपके क्या? ये हो गए आपके आवर्त। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आवर्त संख्या जो है वो है 3, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इनमें से कोई होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ समझ में आया? ध्यान से देखिए, आवर्त संख्या हो गई 3 और कौन से नंबर पे? तो भाई 7वें नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि वो होगा तीसरे आवर्त में। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब फिल कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो फिल कर दिया। तो यहां कहीं पर होगा आपका क्लोरीन। आप आवर्त सारणी लेकर बैठ जाइए और चेक कीजिए क्लोरीन वहां पर है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हमने उसकी जो जगह है वो बता दी। तो क्लोरीन जो होगा वो एक प्रकार का क्या होगा? हैलोजन होगा। कैल्शियम जो होगा वो एक प्रकार का क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु होगी, है ना। ज्यादा डीप पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, इतना नोट कर लो। चलो अब एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये जो धातु है अधातु है क्या है। तो भाई जो X है वो तो आपका कैल्शियम है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो X है कैल्शियम है वो कहां पर, उल्टा हो गया क्या, सॉरी, Y आपका कैल्शियम है और ये कहां पर पाया जा रहा है आपका, ये यहां पर पाया जा रहा है। सो ये आपका Y हो गया। चलो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये आपका Y हो गया, ये आपका Y हो गया।
और ये आपका x हो गया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका y। अब यदि आपको पता हो तो s ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक जो होता है इसमें होती है धातुएं। तो आपका जो y होगा, ठीक है, y जो होगा ये होगी धातु, y जो होगा स्टूडेंट्स ये होगी आपकी धातु, और x जो है वो एक प्रकार का हेलोजन है, और सारे के सारे हेलोजन जो होते हैं वो अधातु होते हैं, इसीलिए आपका जो x होगा यानी कि क्लोरीन होगा वो कैसा होगा, अधातु। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब पूछा जा रहा है y तत्व के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होगी। ऑक्साइड की, हैलाइड की या आपके हाइड्राइड की जो प्रवृत्ति होती है ये डिपेंड करती है किस पर, कितने आबंध वो तत्व बनाता है उस पर। बात समझ में आ गई, इतना नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो, पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्लियर हो गया, कैल्शियम आपका धातु है और क्लोरीन आपका अधातु है। अब तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे वाले के लिए मुझे चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास में। तीसरे वाले के लिए मुझे चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास में। कैसे जाएंगे, देखो, तत्व Y के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होगी, निर्मित यौगिक में बंधन की प्रवृत्ति को पहचानिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो चीज है जो हमें बताती है कैल्शियम कितना हो गया भाई आपका, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताता है कि किस प्रकार से कोई आपका जो परमाणु या तत्व है वो करेगा आपका आबंधन। अब एक बात बताओ है ना, कैल्शियम जो है उसकी अंतिम कक्षा में 2 हो गए, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 हो गए। अब अष्टक के हिसाब से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैल्शियम का कहना है कि मैं यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो अब ये वाली मेरी अंतिम कक्षा होगी और मेरा अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि जो कैल्शियम है वो बना लेगा Ca2+ और इसका हो जाएगा 288। ऑक्सीजन जो है वो बना लेगा O2- और इसका हो जाएगा 288। कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी, ये वाला 8 नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर 28 आएगा। तो क्या अष्टक पूरा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 2 आयन मिले, एक कैल्शियम का आयन मिला और एक किसका मिला भाई, एक ऑक्सीजन का आयन मिला। एक कैल्शियम का आयन मिला और एक मिला आपके ऑक्सीजन का आयन। अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए आबंध कितने बनाएगा, 2। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए ये भी आबंध कितने बनाएगा, 2 2 2 2 2। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका कैल्शियम, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इसके 2 आबंध, इसके 2 आबंध, उल्टा सीधा चल जाएगा और ये हो जाएगा आपका Ca2O2, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं 2CaO। जो सूत्र होगा वो होगा आपका CaO। क्या होगा, तो तीसरे वाले प्रश्न का आंसर होगा आपका, तो सूत्र होगा वो होगा आपका CaO। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप ये बता सकते हो कि कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंधन बनाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक यदि कहानी आप लोगों को क्लियर है तो हम एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं बंधन यानी कि जो आबंध होगा इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। तो ध्यान से देखो भाई, एक आयन कैल्शियम का है, एक आयन ऑक्सीजन का है। जब 2 आयनों के बीच में आकर्षण होता है तो इसको हम बोलते हैं आयनिक आबंध। तो ये हो जाएगा आपका, किधर गया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आयनिक आबंध। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयनिक आबंध। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोगों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ध्यान से देखेंगे। कोई डाउट यदि है तो पूछ लेंगे। जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं हम लोग भी शांत नहीं बैठने वाले। इनफैक्ट उसके बाद भी हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे, पर जब तक आपकी विज्ञान की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो कमेंट बॉक्स में गुजारें, ताकि हम आपके और भी यदि कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसका जवाब समय पर दे सकें और आपकी तैयारियां बढ़िया से करवा सकें। चलो देखो, तो भाई क्या बना, CaO बना, और क्या मिला, तो आयनिक आबंध मिला। ठीक है, चलो आयनिक आबंध क्यों मिला, क्योंकि भाई एक तरफ धनायन है एक तरफ ऋणायन, दोनों ने जुड़ लिया और बना लिया आयनिक आबंध यानी कि आयनिक यौगिक। चलिए ठीक, अब बात हो रही है इसके द्विसंयोजी हैलाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। किसके द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बनानी है भाई, तो Y की। किसकी बनानी है, Y की।
ठीक है, चलो इस वाले भाग को मिटा दूं, नोट कर लिया है आपने, है ना। तो बच्चों घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब आप मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम का क्या दर्द है कि उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का कहना है कि यदि मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दिया तो मेरा अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा, मतलब कैल्शियम जो है वो बना लेगा। ये 20 को हटा दो, वो परमाणु क्रमांक है वो एक समान ही रहता है 2+। और क्लोरीन का कहना है कि भैया मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन तो दो, क्लोरीन का कहना है मेरे को कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। अब कैल्शियम इज लाइक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबूजी, हम क्या करेंगे, हम 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कैल्शियम दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैल्शियम इज लाइक कि मैं 2 क्लोरीन को अपने साथ होल्ड कर सकता हूं। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 क्लोरीन आपस में बांट लें एक एक इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब यह है कि क्लोरीन जो है वो एक आबंध बनाएगा। तो अब यही कहानी जो है वो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगी कि भाई आपका ये क्लोरीन हो गया और ये आपका कैल्शियम था ना, कैल्शियम हो गया और क्लोरीन हो गया। अब जो कैल्शियम 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 है ये बनाएगा कितने भाई, 2, क्लोरीन 1, फिर वही खेल शुरू, और ये हो जाएगा CaCl2। ये क्या हो जाएगा, CaCl2। यदि हम इस प्रश्न के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स क्या, हमें मिलेगा Ca की जगह पर था YX2, बड़ा वाला Y था YX2, और हमें क्या मिलेगा YCl2। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। हेलाइड बोल रहे हैं ना, मैंने हेलाइड का जो है वो क्लोराइड वाला फॉर्म जो है वो लिया हुआ है, उदाहरण लिया हुआ है, ठीक है। चलो देख लो, तो द्विसंयोजी क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, द्विसंयोजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो Y यानी कि कैल्शियम है वो कितने आबंध बना रहा है भाई, 2 आबंध बना रहा है, ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक 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 ठीक, चलिए क्या बनानी है, इसकी बिंदु संरचना बनानी है। कहां बनाएंगे, इधर बना दें, आप बना देंगे, किधर भी बना देंगे, इधर बना देते हैं, चलो, या बनी भी होगी हमारे पास, रुको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। सिंपल सी कहानी है, x जो है वो समूह 17 में होगा, समूह 17 में होगा, तृतीय आवर्त में होगा, सब कुछ बताया जा चुका है आप लोगों को। देखो समूह 17 तृतीय आवर्त, समूह 2 चतुर्थ आवर्त, x अधातु है, y धातु है, बिल्कुल, और क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। C जो है वो कैसा ऑक्साइड बनेगा भाई, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि वो क्षार का निर्माण करेगा जल के साथ अभिक्रिया कर, और आयनिक बंध मिलेगा, ये भी देख लिया हमने। और ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। पर याद रहे कि ये जो है ये कैसा है, आयनिक यौगिक है स्टूडेंट्स, ये कैसा है आपका, आयनिक यौगिक है। कहानी समझ में आ गई, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो ठीक, अगले सवाल की तरफ लेकर चल रहा हूं मैं आप लोगों को। अगला जो सवाल है, क्या पूछा गया अगले सवाल में, ध्यान से देखते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, कुछ तत्व जो हैं जिनके परमाणु क्रमांक हमें दिए गए हैं। अब क्योंकि 20 तक तो आप सब लोगों को याद ही रहता है, आप जल्दी से इन सबके चिन्ह लिख लीजिए और मुझे बताइए, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने इन सबके अभी क्या लिख लिए होंगे भाई, सिंबल लिख लिए होंगे, आप पहचान भी गए होंगे कि कौन से तत्वों के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारा नियॉन है, जो कि एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस है। कुछ इसी तरीके से 20वें नंबर पे हमारा कैल्शियम है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्टूडेंट्स, राइट। कुछ इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन है 7 और हमारा सिलिकॉन है 14, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबके मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये उत्कृष्ट गैस है, इसका अष्टक पूरा होगा, यहां पर 2 8 8 और यहां 2 होगा, यहां पर 2 और 5 होगा, और यहां पर 2 8 और 4 होगा। सवाल जैसे ही आपने पढ़ा, आप सबसे पहले ये बना लो, इसके बाद जो है आपको कौन दिक्कत जाने वाली नहीं है। चलो तत्वों को पहचानिए, तो पहचान लिया तत्वों को, बड़ा सिंपल सी बात थी। मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को 30 तक के जो आपके क्या होते हैं भी तत्व होते हैं, उसके बारे में बढ़िया तरीके से पता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या बतानी है। आवर्त सारणी में इन तत्वों की क्या बतानी है स्टूडेंट, समूह संख्या बतानी है। तो भाई नियॉन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, तो इसकी समूह संख्या क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, तो इसकी समूह संख्या होगी आपकी 18। हाँ, कौन से में आता है भाई, 18वें ग्रुप में आता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस है, तो 18 होगी।
कैल्शियम जो है इसकी समूह संख्या कितनी होगी भाई? 2 होगी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो एक प्रकार की क्षारीय मृदा धातु है। कुछ ऐसे ही नाइट्रोजन की समूह संख्या कितनी होगी? तो भाई 15 होगी, और सिलिकॉन की कितनी होगी? तो 14 होगी। बात समझ में आ गई? आप आवर्त सारणी लेकर भी बैठ जाइए, क्रॉस चेक कीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलो, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर सारे जितने सैंपल पेपर्स आपने देखे हैं केमिस्ट्री के, उसको एक एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे परीक्षा के लिए। ठीक, चलो अब बात हो रही है आवर्त सारणी में इन तत्वों के आवर्त को पहचानिए। आवर्त मतलब क्या होता है भाई? तो एक काम करते हैं, अब एक आवर्त सारणी बना ही लेते हैं, ठीक है, आवर्त को पहचानने के लिए। वैसे आवर्त को पहचानने के लिए आवर्त सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। आवर्त का मतलब ही होता है, देखो कहानी सिंपल है, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या जो होगी वही होगी आपके कोशों की संख्या, कोशों की संख्या। तो आवर्त संख्या जो होगी स्टूडेंट्स, यही क्या होगी? आपके कोशों की संख्या होगी। सवाल पैदा होता है सर कोशों की संख्या क्या? तो हमने देखा था कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कोशों के रूप में होता है। जैसे कि आप यदि नियॉन की बात करें तो पहली जो ऊर्जा कक्षा है, पहली जो कक्षा है, पहली जो ऑर्बिट है, पहली जो शेल है या पहला जो कोश है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में कितने स्टूडेंट्स? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कोशों की संख्या जो होती है वही क्या होती है? आवर्त संख्या होती है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ध्यान से देखो, इसमें कोशों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। इसमें कितनी होगी? तो 4 होगी। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2 होगी, और सिलिकॉन की यदि हमने बात की तो कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आसानी से हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर कोशों की संख्या कितनी? 2। यहां पर कितनी? 4। यहां पर आवर्त यानी कोशों की संख्या कितनी? 2। और यहां पर यहां कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। आप आवर्त सारणी से चेक कीजिएगा कि आपके ये सभी तत्व जो हैं वो मैंने जैसे जैसे लिखा है इसी प्रकार से आवर्त नंबर में वो आप पाए जाते हैं। चलो अब बात कर रहे हैं प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, लिखा जा चुका है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जैसे परमाणु क्रमांक देखा, आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, जैसे ही देखा परमाणु क्रमांक, आपको अपनी किताब कॉपी में जो भी रफ वर्क वाला आपका काम है वहां पर आपको सबसे पहले लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बिंदु संरचना से लेकर आबंधन तक, संयोजकता से लेकर संयोजक इलेक्ट्रॉनों तक, आबंधन के प्रकार से लेकर किस प्रकार का वो आबंध बना रहा है, आयनिक है, संयोजक है, कैसा है बता रहा है, वो सब कॉन्सेप्ट छुपा होता है किसमें। या आप यदि किसी तत्व की स्थिति जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर छुपा हुआ है कहां पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। बात समझ में आ गई? चलो तो ये भी हो गया हमारा। इन तत्वों की संयोजकता निर्धारित कीजिए। इन सब तत्वों की क्या बतानी है भाई? संयोजकता बतानी है। एक काम करते हैं, इस वाले भाग को यहां से हटाते हैं। चलो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब सवाल पैदा होता है कि इन सब की जो संयोजकता है वो कैसे होगी। स्टूडेंट्स इस वाले भाग को हटा दो, क्या? नियॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, चल रहने देते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब सवाल पैदा होता है सर ये संयोजकता जो है ये क्या है? तो देखिए किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करते टाइम पर 2 चीजें हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लेना देना करेगा या फिर वो निर्माण करेगा साझेदारी का। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉनों की करेगा साझेदारी। अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या लेना देना करता है उसी को हम बोलते हैं उसकी संयोजकता। तो संयोजकता जो है वो क्या है? एक संख्या है। संयोजकता जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? एक संख्या है जिसका लेना देना है अष्टक के साथ में। मान लेते हैं कि कैल्शियम है, कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का इसने दान किया वही हो गई इसकी संयोजकता। इसलिए जब हम बात करेंगे कैल्शियम की तो इसकी संयोजकता कहीं और लिख दूं क्या? चलो कहीं और लिख देते हैं, यहां लिख लेते हैं। नियॉन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है। चलो मजे करो। तो हम नियॉन, अब देखो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए,
2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसकी अष्टक पूरा हो गया, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी भाई? 2 होगी। अब नाइट्रोजन को यदि आप देख रहे होंगे तो इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेकर इसने अपनी संयोजकता 3 बनाई। कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन देकर अपनी संयोजकता 2 बनाई। सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन जो है उसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन मंगवा ले तो उसकी संयोजकता 4 होगी। यदि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या साझेदारी कर ले तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो भी 4 होगी। तो सिलिकॉन की कितनी होगी? 4 होगी। पर बात यदि हम नियॉन की करें तो आप जानेंगे कि भाई अंतिम कक्षा में 8 है। अब जिसका अष्टक ही पूरा है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, ना तो वो लेगा, ना तो वो इलेक्ट्रॉनों की करेगा साझेदारी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 0 0 0 0 हो जाएगी। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, सारी चीजें मैंने आपको लिख दी हैं, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, ठीक? क्या कहते हो? समझ में आ गया? फिर भी यदि कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो पूछ लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट ही है हम आपकी बढ़िया तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करवा सकें, इसलिए जब तक पूरा का पूरा खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं इस तैयारी को, है ना? चलो, तो ये इसका ऑफिशियल आंसर है। सवाल आपके पास ऑलरेडी है, आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? सबकी संयोजकता वगैरह हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो, अब देखते हैं भाई अगले सवाल में क्या पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देना है। प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए संतृप्त, यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो एकल आबंध होते हैं, वो संतृप्त हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संरचनात्मक विभिन्नता दीजिए, ठीक है? और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? 4 विभिन्न क्रियात्मक समूहों का उदाहरण दीजिए। ये लो, 4 की बात हुई थी, 5 क्रियात्मक समूहों के बारे में बात कर ली। बात समझ में आ रही है? तो क्रियात्मक समूह बढ़िया तरीके से मेरे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, ये सभी क्या होंगे? क्रियात्मक समूह, ठीक? चलो, तो इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने जाना था कि जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, यानी कि उसकी संयोजकता होती है 4, मतलब वो 4 आबंध का निर्माण करता है और उसका भरपूर साथ देता है उसका दोस्त, उसका जिगरी यार, जिसका नाम है आपका हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं, जो कि हमारे आसपास 25 से 35 लाख तक हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके प्राइस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन। क्लियर? तो और आपका ये जो एलपीजी गैस है, ये भी क्या है? एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? चलिए, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देना है, उदाहरण दे दिया है मैंने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संतृप्त असंतृप्त देखेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक कैसे यौगिक? तो सहसंयोजक यौगिक। कैसे कैसे कैसे? तो सहसंयोजक संयोजक। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हमारे आसपास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे कि मेथेन और इथेन। कुछ ऐसे ही प्रोपेन और ब्यूटेन हैं जो हमारे एलपीजी सिलेंडर में डलते हैं। कुछ ऐसे ही ऑक्टेन है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। कुछ ऐसे ही जिसमें 12 कार्बन होते हैं, उसको हम डीजल कहते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एलपीजी गैस, ये सारी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये हैं आपके क्या? हाइड्रोकार्बन। फिर बात हो रही है प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें विभिन्नता बतानी है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक तरफ है संतृप्त और एक तरफ है असंतृप्त। तृप्त, बात समझ में आ गई? संतृप्त क्या होंगे? तो संतृप्त होंगे आपके कार्बन कार्बन में एकल आबंध। सभी कार्बन कार्बन में, ऐसा नहीं कि एक में, सभी कार्बन कार्बन में एकल आबंध। एकल आबंध है ना? आबंध क्लियर है? समझ लेना। संतृप्त असंतृप्त क्या होंगे भाई? कार्बन कार्बन के बीच में या तो 2 आबंध या फिर कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध। एक ऐसा यदि है तो असंतृप्त है। यदि ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध है तो उस स्थिति में वो भी आपका कैसा है भाई? असंतृप्त है। अब जो संतृप्त हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके एल्केन। और असंतृप्त जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन।
और होते हैं एल्काइन। बात समझ में आ गई? उदाहरण लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। उदाहरण क्या होंगे इसके? देखो, अब आप कह रहे हो भाई CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, क्या होगा? इसका नाम ब्यूटेन होगा। पर यदि मैं ब्यूटीन बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नजर आया कि भैया कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी में सिंगल बॉन्ड चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हम बात करें यदि एल्काइन की तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, CH3 CH2 C1 2 3 और यहां पर CH हो गया। बात समझ में आई? तो कम से कम दो कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड यदि हैं तो वो भी आपका असंतृप्त होगा। सीधी बात यह है, सारे सिंगल बॉन्ड यदि हैं तो संतृप्त, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि आया तो असंतृप्त। ठीक है, इतनी सी कहानी है। चलो देखो, यहां आ गया वापस, है ना? चलो, सब लिखा हुआ है, पढ़ लो, सब कुछ आपके सामने है। नहीं है तो ये रहा, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो देख लिया, ये देख लिया, परिभाषा देख ली, इसको भी नोट कर लिया जाए। सहसंयोजक जरूर लगा देना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सहसंयोजक यौगिक होते हैं आपके, है ना? चलो, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। उदाहरण है मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, हाँ सारे उदाहरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूछा गया था क्या? क्रियात्मक समूह, ये वाला देख लो, उदाहरण देख लो। क्रियात्मक समूह क्या है? चार विभिन्न क्रियात्मक समूहों के उदाहरण दीजिए। चार अलग अलग क्रियात्मक समूह देने हैं, ये दे दिए, ये लो लिखा हुआ है। एक परमाणु अथवा परमाणु समूह जो एक विशिष्ट रूप से जुड़ा रहता है तथा कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ये क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है। कैसे है प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह? बताता हूं भाई। ये रहा आपका CH3 CH3। अब ये क्या था? ये आपका एथेन था। पर यदि इस एथेन से आपने एक हाइड्रोजन निकाल कर उसमें लगा दिया है OH, तो अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया भाई? ये अल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया ये? तो ये स्टूडेंट्स कौन सी चीज बन गई हमारी? ये बन गया हमारा एल्कोहल। क्लियर? तो ये जो चीज जुड़ी, आपने यदि वो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बताया था, जिसमें मैंने पनीर का एग्जाम्पल दिया था, तो वो जरूर देख लेना यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि अभी आपके पास समय थोड़ा सा कम है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या चीज है जो हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलो ये देख लो, ये देख लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? चलो, ठीक, मिटा देते हैं। ठीक है, और यदि आपको चाहिए तो ध्यान से देखो, यहां पर भी हमारे पास बहुत सारे क्या हैं भाई? आपके प्रकार्यात्मक समूह या फिर क्रियात्मक समूह। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी के हम अथवा वाला एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हमसे जो है क्या पूछा गया है। अब भाई फिर से एक बड़ा सवाल है जिसमें हम चार यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं। CRAS, ध्यान से देखना, CRAS, ऐसे चार यौगिकों के बारे में देख रहे हैं। आप एक काम करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी कॉपी में नोट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर लगाते हैं हम इसका सोल्यूशन, है ना? तो चलो पढ़ लो इसको। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसको आपने क्योंकि बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, अब एक काम करते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि बढ़िया बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक यौगिक C है जिसका अणुसूत्र दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास अणुसूत्र दिया हुआ है तो मैच करो जरा, इसमें से कोई है क्या? C2H4O2, C2H4O2 मिल गया हमको। इसका मतलब क्या हुआ? बात हो रही है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल की बात हो रही है, CH3COOH की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हमें पता ही चल गया, अब बड़ा ही आसान हो जाएगा, CH3COOH, तो इसका अणुसूत्र हमें मिल गया। ये सोडियम धातु के साथ क्रिया कर एक यौगिक R बनाता है। तो सीधी सी बात है, एक यौगिक C है, एक यौगिक कौन सा है आपका? C है, जो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर एक यौगिक बनाता है R। ये पहली जानकारी है।
ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने का, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसकी जो इक्वेशन है वो बनाते जाइए, ठीक है। तो अणुसूत्र इसका क्या है, सी का अणुसूत्र है, हमें सी पता चल गया है, सी तो हमें पहले ही पता चल गया। ये क्या कर रहा है, सोडियम के साथ मिलकर आर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक गैस मुक्त होती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो जो गैस मुक्त हो रही है मुझे लग रहा है ये होनी चाहिए आपकी हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई। अब क्या दिया गया है भाई, देखो, ठीक है, फिर से बात हो रही है यौगिक सी की, जो अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से अभिक्रिया कर एक मीठी गंध युक्त यौगिक एस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है अब वो किसके साथ मिल रहा है, तो सी जो है वो मिल रहा है दूसरी अभिक्रिया में, सी जो है वो मिल रहा है एक अल्कोहल के साथ में, जिसका नाम क्या है भाई, ए है, और किसकी उपस्थिति में, एक अम्ल की उपस्थिति में। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक अम्ल लिख देते हैं। HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है। और क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, तो ए से अभिक्रिया कर एक मीठी गंध। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये मीठी गंध वाला कार्बनिक यौगिक होता है ये एस्टर हो सकता है, ठीक है। तो मीठी गंध युक्त एक यौगिक बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं, जिसका अणुसूत्र भी दिया हुआ है। अच्छा, अणुसूत्र भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एस का अणुसूत्र दिया हुआ है। फिर बोला गया है सी में NaOH मिलाने पर आर तथा जल देता है। अच्छा, इसका मतलब फिर क्या हुआ, सी लिया आपने, सी लिया, सी लिया, सी लिया, और इसमें आपने मिलाया NaOH। सी में आपने क्या किया, NaOH मिलाया। तो अब आपको कौन सी चीज मिल रही है भी, सी में NaOH मिलाने पर आपको दे रहा है आर और जल। मतलब ये दे रहा है आपको आर और जल। कितना आसान हो गया समझ पाना, ध्यान से देखो। तो आर दे रहा है और जल दे रहा है। फिर एस में, वो जो एस हमें मिला था उसमें NaOH विलयन से अभिक्रिया कराने पर, तो चौथे नंबर पे देखिए लेंदी तो है, नो डाउट स्टूडेंट्स, लेंदी है बेटा ये, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करेंगे सॉल्व बढ़िया से, है ना। अब एस में आपने NaOH मिलाया, तो एस में जब आपने NaOH मिलाया तो आपको कौन सी चीज मिली, तो फिर से आपको आर और ए मिल गया, आर और आपको ए मिल गया। तो कहानी इंटरेस्टिंग है। करना क्या है, ध्यान से देखिए भाई, सी सी सी, तो 3 बार जो है वो आपका सी उपयोग हो रहा है, 3 बार जो है वो आपका कौन सा उपयोग, यौगिक उपयोग हो रहा है, जो है आपका सी उपयोग हो रहा है। अब ध्यान से देखो, मतलब ये कि यदि हमें सी पता चल जाए तो हम सारी अभिक्रियाएं कर सकते हैं। मतलब हमें सी पता करना है स्टूडेंट्स, आर पता करना है, ए पता करना है और एस पता करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा बना लेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर, मैं बता चुका हूं कि आपका जो सी है, सी है, सी है, वो क्या है, तो वो है आपका CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, यानी कि इथेनोइक अम्ल। और कुछ दिया हुआ है क्या, एस दिया हुआ है, एस जो है उसका अणुसूत्र दिया है, ये एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, एस्टर है। तो देख लेते हैं एस क्या होगा आपका, जो एस होगा, एस होगा, एस होगा, ये होगा आपका CH3COOH, CO O और उसके बाद CH3। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई कार्बन 3 है, 1 2 3, ऑक्सीजन 2 है, 1 2, और हाइड्रोजन जो है वो है 6, 3 और 3 6। तो आपको क्या मिल गया, हमें C मिल गया और हमें कौन सी चीज मिल गई, S मिल गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं, आप रटिए मत क्योंकि उससे आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, C मिल गया है, S मिल गया, अब इसको अपनी कॉपी में नोट करो। चलो, सी मिल गया है, एस मिल गया है, इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अभी हमें ढूंढना बाकी है, ए ढूंढना बाकी है और आर ढूंढना बाकी है, और ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं ये करना भी बाकी है। अब यहां पर क्या होगा, एक तीर से कई निशान होंगे। इस क्वेश्चन के चक्कर में हमें बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो भी याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। चलो नोट कर लो, पक्का। अब ये जो मैंने यहां पर बेसिक अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, अब मैं क्या करूंगा, इन बेसिक अभिक्रियाओं में यौगिक जो है उनको रखना शुरू करूंगा स्टूडेंट्स, है ना। चलो ठीक, पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रहे सी है आपका CH3COH और आपका ये जो है एस्टर है, ये है आपका एस। चलो बढ़ते हैं आगे आगे आगे, और यहां पर सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो कैसे दिया हुआ है भाई,
तो C और S तो हमने पहले निकाल लिया था, C निकाल लिया था, S निकाल लिया था। अब ये कह रहे हैं C की अभिक्रिया सोडियम से कराओगे तो क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, जो कि आपका R है। और कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जो कैसी जलती है भाई, पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, फिर से इन्होंने C लिया, इसकी अभिक्रिया इन्होंने किससे कराई, A से कराई। किससे कराई, किससे कराई, A से कराई। तो A क्या है आपका, तो A आपका है मेथेनॉल। ये क्या है आपका, मेथेनॉल है। तो ये बना रहा है आपका S, और इसी को हम बोलते हैं एस्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। लिखा होगा कहीं पर ये एस्टर, मैथिल एसीटेट, इसको हम मैथिल एसीटेट या एस्टर कह सकते हो। चलो, और क्या हो रहा है भाई, H2O गैस, H2 जो है वो रिलीज हो रहा है। फिर आपने क्या किया, C और NaOH की अभिक्रिया कराई, C और NaOH की अभिक्रिया कराई। तो अब आपको क्या मिला, आपको मिला R, जो कि है सोडियम, हाँ सोडियम एसिडेट। फिर से आपको R मिला और फिर से जल का जो एक अणु है वो बाहर निकल गया। अब आपने वापस से जब किसकी अभिक्रिया कराई, S की अभिक्रिया कराई NaOH के साथ में, तो आपको R और A मिल गया। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस प्रकार के आप क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, चारों रिएक्शन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि पूछ ली जाती है भाई ये वाली अभिक्रिया जो है वो एसिटिक अम्ल की है, इसके वाली नीचे वाली जो अभिक्रिया है वो किसकी है, तो वो आपके ऊपर वाली एसिटिक अम्ल की, नीचे वाली एसिटिक अम्ल और एल्कोहल की, उसके नीचे वाली जो है वो एसिटिक अम्ल और NaOH की, उसके नीचे वाली जो है वो एस्टर और NaOH की। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इंपॉर्टेंट था, और इसके परीक्षा में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो काफी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जो है पूरे 5 सैंपल पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दोनों ही चैप्टर्स, जिनका नाम है कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसके सॉल्व कर लिए। फिर भी यदि आपको इतने में आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, फिर भी यदि आपको किसी परीक्षा में आने वाली किसी भी सवाल जो आप पढ़ रहे हैं वहां से, उसमें यदि कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी यदि डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, जहां पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारी जो सैंपल पेपर की सीरीज है ये खत्म हो चुकी है, पर जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे YouTube प्लेटफॉर्म पे, मेल प्लेटफॉर्म पे। आप अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को हमें पूछ सकते हैं वहां पर। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के सवालों के जो हैं वो बढ़िया तरीके से वहां पर जवाब दे सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की जो क्लास है, जिसमें हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, उसको खत्म करता हूं। आप सभी लोगों को आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आप लोगों को अपनी एजुकेशनल लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं देनी है, और आप लोगों का जो पोटेंशियल है, आप लोगों के अंदर जो पावर है, आपके ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है, वो ऐसी छोटी मोटी परीक्षाओं से कहीं ज्यादा है। आप इससे बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ में इस सैंपल पेपर को हम खत्म करते हैं। परीक्षा में बिल्कुल धमाका मचा कर आइए, और परीक्षा के बाद हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इस सैंपल पेपर से आए, या फिर यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनसे आपको कितनी हेल्प मिली। तो इन्हीं बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। करते हैं आज की क्लास खत्म। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।